हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। पिछले हफ्ते हमने आदिल मंसूर से बात करी थी कि गंदम और आटे का जो बहरान है वो क्यों पेश आया और किस वजह से पेश आया। तो वो एक माइक्रो लेवल असेसमेंट थी कि क्या हो रहा है। तो आज हमने सोचा कि बात की जाए एक माइक्रो लेवल पे, एक इन्वेस्टर, एक एक्चुअल प्रैक्टिशनर जो ज़राअत या एग्रीकल्चर के शोबे में काम करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो मेरे साथ आज अहमद मजीद वराइद साहब मौजूद हैं। अहमद साहब का एमबीए है लम से। खुद इन्वेस्टर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। 400 एकड़ तकरीबन की ज़मीन है फैसलाबाद में, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ही इज़ डायरेक्टर ऑफ Integrated Renewables Development Company and Hortiventure Private Limited, जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ड्रिप इरिगेशन जैसी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल करके ज़राअत के शोबे को आगे बढ़ा रही हैं। तो हमने सोचा कि आज अहमद से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में मुश्किलात हैं। तो अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड वेलकम टू पाकिस्तान में। Thank you. I'm happy to be here. अहमद, बात शुरू करते हैं। पहले तो आपका पर्सपेक्टिव के पिछले कई महीनों से बल्कि साल से ऊपर हो गया है कि खाने पीने की जो अशियाएं हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं। गंदम और चीनी तो ऑब्वियसली महंगा हुआ है, लेकिन मुर्गी, Mhm. टमाटर वगैरह, और ये पाकिस्तान में चलता रहता है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन होती रहती है। तो एज अ प्रैक्टिशनर, एज समवन हु वर्क्स इन दिस सेक्टर, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्यों इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही महंगाई हो गई है खाने पीने की अशिया की? देखें, इसमें एक तो प्रोडक्शन लेवल्स की भी ऑब्वियसली आ जाता है पर्सपेक्टिव के प्रोडक्शन भी कम हुई है ये पिछले एक साल में। कोई वेदर पैटर्न्स का भी एक इशू बना है रिसेंटली कि वेदर पैटर्न्स थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। मतलब कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि नेचुरल कॉजेज भी हैं, कोई हमारी अपनी भी गलतियां हैं, एग्रीकल्चर में भी मसाइल हैं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज के भी मसाइल हैं। ये सारी चीजें मिल के बेसिकली एक ये वाला लेके आई है क्राइसिस। इसमें जो आपने टमाटर वगैरह की बात की, उसका तो बड़ा सिंपल सा एक जी है। इसका अगर आप इसको ज्यादा डीप भी ना जाएं, बेसिकली क्या होता है, ये वेजिटेबल्स जब लगाते हैं लोग, तो वेजिटेबल्स में एकदम प्रोडक्शन आ जाती है सारों की, सारे फार्मर्स की। अब बाहर के मुल्कों में ये होता है कि एक दफा प्रोडक्शन आती है तो आपके पास तरीका होता है टू एक्चुअली स्टोर पार्ट ऑफ इट ना, कि आगे जाके भी यूटिलाइज उसको कर सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है। अगर हैं भी तो वो इतना महंगा है हमारा बिजली का यूनिट कि उसको वो सस्टेनेबल नहीं रहता कि उसके अंदर आप इस तरह की चीजें स्टोर कर लें और उसको बाद में सेल करें मार्केट में। तो वो एक ही दफा प्रोडक्शन आती है, एक ही दफा निकल जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली वो डिमांड और सप्लाई की भी बात है कि वो एकदम। और इसकी बेसिक बात ये है कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि प्राइस टोमेटो की ज्यादा हो गई है, वो फार्मर को बेसिकली उसका बेनिफिट नहीं मिलता वो हायर प्राइसेस का। व्हाट हैपेंस इज, फार्मर ले जाते हैं मंडी में। अब मंडियां बहुत ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है हमारे मुल्क में। कहने को जो मिडिल मैन है वो 6% कमीशन लेता है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। व्हाट हैपेंस इज, वहां पे जाके जिम्मेदार अपना जो भी प्रोड्यूस है वो बेच देता है बहुत सस्ती कीमत पे। वो आगे मिडिल मैन उसको रखता है, होल्ड करता है, जो भी करता है, वो उसकी प्राइस आर्टिफिशियली या नेचुरली जिस तरह भी हो, वो उसको इंक्रीज करके तो फिर महंगा बेचता है। तो इसमें फार्मर कहीं से भी इक्वेशन में नहीं आता। वो बेचारा, फार्मर को जो प्राइस उसकी मिलती है वो फिर भी कम ही मिलती है, लेकिन मार्केट में जो मिडिल मैन है ही इज मेकिंग मोस्ट ऑफ द वो उसमें प्रॉफिट। तो इसमें यू कैन नेवर ब्लेम कि अच्छा यार वो क्यों, क्योंकि हमारी जो फार्मर्स की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं, इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में तो ड्रास्टिकली इंक्रीज की है। तो उसमें ये मसाइल इस वजह से, ये वेजिटेबल्स के मैं परस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि वो इसलिए होता है क्योंकि वो अगर इनके पास सिर्फ पेरिशेबल गुड्स है ना जी, तो पेरिशेबल गुड्स में यू, अब जिम्मेदार ले जाता है अपना प्रोड्यूस, फार्मर अपनी प्रोड्यूस ले जाता है, वहां पे फॉर इंस्टेंस उसको अच्छी प्राइस नहीं मिलती, तो ही कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। वो वापस लाके किधर स्टोर करेगा? वो तो इसी तरह तो एक्सप्लॉइट होते हैं फार्मर्स, उसको वहां पे बेचना पड़ता है। वो बेच देता है, मिडिल मैन अपने पास रखता है। वो उसको रखना पड़े तो वो कोल्ड स्टोर में भी अफोर्ड कर सकता है कि वो रख ले, और वो उसको फिर बेच देगा महंगी प्राइस पे।
तो इसमें बेसिकली ये मैं वेजिटेबल के आपको उससे बताया है। बाकी वीट प्राइसेस तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, पीछे आपकी एपिसोड भी हुई थी वो, तो इनकी अपनी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसीज गलत थी, फिर इंपोर्ट कर दी, वो सारा कुछ आई थिंक दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। अच्छा, तो ये ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल जो इशू है कि फार्मर के पास हुकूमत यूजुअली कहती है ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, तो फार्मर आपने ऐसे समझाया एग्री कि वो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर्टिकुलरली पेरिशेबल्स की तो नहीं कर सकता, मिडल मैन भी कितनी करेगा, उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ओवरऑल आपने कुछ देखा है पिछले कुछ सालों में कि कोई फोकस आया है कोल्ड स्टोरेज के ऊपर या हुकूमत की तरफ से 2018 के बाद या उससे पहले भी कि कुछ किया जाए इस वैल्यू चेन को तब्दील करने में, या नहीं अभी भी वैसे ही जो है वही चला आ रहा है? जी, मैंने पर्सनली तो इसमें नहीं देखा। देखिए अब इसमें 2-3 और चीज़ें आ जाती हैं। इसमें इन्वेस्टर्स अगर आके इन्वेस्ट करें, कोई बड़े-बड़े ग्रुप्स इन्वेस्ट करें, तो आपका ये सस्टेनेबल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देख लें कोल्ड स्टोरेज व्हेन आप कमर्शियल यूनिट के ऊपर बिजली खरीद रहे हो और आपने कोल्ड स्टोरेज लगाया हुआ है और उसके अंदर आप वो प्रोड्यूस रख रहे हो, तो मेरे अंदाजे से दिस इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। वो यही होता है कि अगर कोई इस आप सब्सिडी दे दें कोई इस तरह की कोल्ड स्टोर को, कि आपने अगर वेजिटेबल या कोई डेजिग्नेट कर दें एरियाज, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है ना जी, what they can do is they can designate specific areas कि ये areas हैं यहाँ पे ज्यादा वेजिटेबल्स लगती हैं, और उसको वहां पे अपने गवर्नमेंट ओन्ड ही कोल्ड स्टोर बना लें, थोड़ा सा रेंट पे कर ले फार्मर, उसके अंदर वो रख ले, आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को निकालें, जैसे जैसे डिमांड आती है उसको करें। तो आई थिंक ये विन विन सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा, तो ऑब्वियसली कोल्ड स्टोरेज से आगे भी इश्यूज हैं और आपने ड्रिप इरिगेशन में हम्म, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और मैं समझता हूँ ड्रिप हम्म, इरिगेशन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वाटर शॉर्टेजेस वैसे ही हैं, हम अभी भी फ्लड इरिगेशन पे चलते हैं और दुनिया बहुत हम्म, आगे निकल गई है। उसका प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस पे भी इम्पैक्ट होता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ड्रिप इरिगेशन में जो आपने ज़मीन कन्वर्ट की है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ओवरऑल क्या आप जैसे और भी फार्मर्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इंसेंटिव्स मिलना शुरू हुए हैं कि हुकूमत कह रही है कि आप इसमें आगे बढ़ें? कि एक्सपीरियंस अपना शेयर करें ज़रा। देखिए पिछली गवर्नमेंट ने सब्सिडी निकाली थी ड्रिप इरिगेशन पे, वो 60-40 की सब्सिडी थी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने खुद उसके अंदर वो सब्सिडी ही अवेल की और मैंने काफी सारे एरिया अपना कर भी लिया ड्रिप इरिगेशन पे। असल बात ये कि ये एक नेसेसिटी है, ये एक इस तरह की लग्जरी नहीं है कि ये आपको बेसिकली ड्रिप करा लें, आपका इसमें फायदा है। यू विल हैव टू डू इट। वाटर आपको इरिगेशन सिस्टम का हमारा पता है इतना अनप्रिडिक्टेबल है, अभी भी जिस तरह बंद है, ठीक है, कैनाल्स बंद है, पानी हमें इस जगह पे नहीं मिल रहे जहाँ पे हमारी जमीन है। तो यहाँ पे जब इस तरह का ये पीछे से पानी बंद कर देते हैं, तो फार्मर के पास तो और कोई हल नहीं है कि वो ट्यूबवेल चला के वाटर पंप आउट करे जमीन में से। उसके लिए पंपिंग आउट के लिए उसको बेसिकली डीजल यूज होता है। अब डीजल की जो प्राइसेस हैं और सारा कुछ है, यू नो फार्मर के बेसिकली, देखिए आप जो पंजाब की लैंड होल्डिंग है ना, ऑन एवरेज दैट इज 3 to 4 acres पर फार्मर। तो रिडिकुलसली मतलब वो इस तरह वो जाहिर है वो लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही हैं। तो उसमें 3 से 4 एकड़ का जो ओनर है, ही कैनॉट अफोर्ड कि वो ट्यूबवेल चला के तो वो पानी अपनी फसलों को दे और फिर भी सस्टेनेबल रहे, क्योंकि डीजल इतना महंगा है। फिर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मीटर्स, जो आपकी एग्रीकल्चर टैरिफ है, वो तो है, एग्जिस्ट करता है और वो ठीक है, सब्सिडाइज भी है, लेकिन उसकी भी अभी रिसेंटली प्राइसेस बढ़ी थी। लेकिन उसका एंड में उसका आ जाता है कि आप इवेंचुअली कैनाल वाटर है नहीं, डीजल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव सम वे कि उसमें आप उसको सस्टेनेबल बनाओ। तो ये नेसेसिटी है जो कि हर बंदे को इसके ऊपर आना पड़ेगा, हमारे फार्मर को। अब बात आ गई जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, गवर्नमेंट का प्रोग्राम था उसमें उन्होंने इसके ऊपर सब्सिडी दी, हम लोगों ने भी लगवाई। लेकिन इवन आफ्टर द सब्सिडी इट कॉस्ट अराउंड आई डोंट नो 150,000 रुपीज 1 एकड़ का आपको सब्सिडी के बाद भी देना पड़ता है। तो वो मेरा ख्याल है कि 3-4 एकड़ वाला बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ड्रिप इरिगेशन में इन्वेस्ट करे।
अब इसका हल क्या है, वो तो एक लंबी डिस्कशन है कि किस तरह गवर्नमेंट को मजीद सब्सिडी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कोई बाहर से कोई आपको कोई यूएसएड वगैरह या कोई इस तरह के बड़े ग्रुप्स आपको हेल्प करें, डोनर एजेंसीज। लेकिन पॉइंट ये कि ये एक रेवोल्यूशनरी चीज है। देखें, दो दो टेक्नोलॉजीज आई थी, एक ड्रिप इरिगेशन थी और एक पिवट सिस्टम था जो स्प्रिंकलर्स होते हैं। अब स्प्रिंकलर्स, वो यू हैव टू हैव अ कंसोलिडेटेड पीस ऑफ लैंड 50 एकड़ का फॉर दैट टू बी वायबल, वो जो है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। तो उसमें काफी कम लोगों ने इन्वेस्ट किया, ज्यादा ड्रिप इरिगेशन ही थी। ड्रिप इरिगेशन के फवायद बहुत ज्यादा हैं जी। इसमें आपकी 1/4 आपकी कट हो जाती है कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि वो एक एक प्लांट को फर्टिलाइजर मिलना है, आप फ्लड नहीं कर रहे। फिर पानी की रिक्वायरमेंट कोई 70% तक कट हो जाती है जहाँ पे आप फ्लड कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ यू नीड 30% ऑफ दैट वाटर। उस और द बेस्ट पार्ट ये पिछली गवर्नमेंट ने किया था और ये काफी अप्रिशिएट करने वाली बात है, उन्होंने इसके साथ आपको सोलर पे भी सब्सिडी दी थी टू पावर दैट ड्रिप इरिगेशन। तो मैंने अब जितनी भी मेरी यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है, इट इज ऑल पावर्ड थ्रू सोलर। वाह। सोलर के ऊपर उन्होंने 80-20 की सब्सिडी दी थी। 80% गवर्नमेंट पुट इन कर रहा था, 20% फार्मर ने करना था। वो बहुत एक अच्छी पॉलिसी थी। अब वो पता नहीं उन्होंने एक्सटेंड की है या नहीं की, वो भी पैसे किसी डोनर एजेंसी की थी आई थिंक, इनके अपने नहीं थे पैसे। लेकिन आइदर वे राइट स्टेप था ये लोगों को इनकरेज करने का। और अब वो जो ऑब्वियसली इन चीजों का तो कोई हाल नहीं है कि जो बहुत छोटे लैंड होल्डर्स हैं वो तो नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे, लेकिन जिन्होंने किया काफी लोगों ने किया है और इसका फायदा भी हुआ है फार्मर्स को। और मेरा भी अच्छा, तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था क्योंकि मेरी कॉस्ट भी, यील्ड भी इंक्रीज हुई। इसमें फॉलोअप क्वेश्चन ये जी था कि बताएं। ऑब्वियसली हुकूमत तो सब्सिडी दे सकती है, और यूएसएआईडी मैं जानता हूँ कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे उनके सोलर पे भी, हम्म, एग्रीकल्चर पे भी चलते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या हम्म, कोई स्टेट हम्म, बैंक का कोई प्रोग्राम है एग्रीकल्चरल क्रेडिट के ऊपर? मुझे नहीं पता, मैं आई वाज जस्ट क्यूरियस ऑफ द कफ के, क्योंकि ऑब्वियसली हम्म। फार्मर एग्रीकल्चर क्रेडिट भी एक मैकेनिज्म है जिससे आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं लोगों को कि वो क्रेडिट लेकर नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। मैं जी इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जब ये कहते हैं ना कि आपकी फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं है, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है, उसमें ये आ जाते हैं कि जो फार्मर्स है ना, वो क्या करते हैं क्रेडिट के ऊपर, जो मिडिल मैन है, इसीलिए हम एक्सप्लॉइट होते हैं फार्मर्स बाय द वे, क्योंकि क्रेडिट के ऊपर सीड और फर्टिलाइजर एक मिडिल मैन से ले लेते हैं जिसको आड़ती कहते हैं, उससे ले लेते हैं और अग्री करते हैं कि हम तुम्हें ना ये क्रॉप इतने पैसों में बेच देंगे व्हेन द प्रोड्यूस कम्स। अब वो एक्सप्लॉइट करते हैं इसी, आई एम सॉरी, आप हैं मेरे साथ? जी, मैं इधर ही। हेलो। आई कैन हियर यू। अच्छा, वो चले, ये मैं आपको बता रहा था कि वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो कम कीमत के ऊपर आपकी प्रोड्यूस आपसे ले लेते हैं, बिकॉज यू आर बाउंड टू गिव इट टू देम। आपने कॉन्ट्रैक्ट उनसे किया कि आप हमें सीड दे दो, आप हमें फर्टिलाइजर दे दो, हमने प्लांट करना है, पैसे तो होते नहीं है। इसके लिए स्टेट बैंक, व्हाट व्हाट माय ओपिनियन इज कि स्टेट बैंक कोई माइक्रो फाइनेंसिंग की लेके, क्योंकि बैंक देखिए जिम्मेदारों को, फार्मर्स को पैसे नहीं देते। उनको पता है कि ये आइदर डिफॉल्ट कर देंगे या उनको खतरा है किसी चीज का, तो वो बेसिकली उनको पता है एग्रीकल्चर इतना नहीं रहा इन रीसेंट टाइम्स, सस्टेनेबल ही नहीं रहा कि वो उसमें से पैसे बना के हमें दे दें। या ये ट्रेंड पहले जो चला था, बेसिकली द बैंक्स आर नॉट विलिंग टू लोन मनी टू फार्मर्स। तो ये, अब हम लोग प्रेशराइज हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें पैसे कहीं से तो रेज करने हैं ना, फिर हम क्रेडिट पे लेते हैं उससे, मिडिल मैन से। व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज, वो कोई एक इस तरह का माइक्रो फाइनेंसिंग का कोई लेके आए जिसमें कोई क्रेडिट स्कोर भी रख लें, कोई क्रेडिट स्कोरिंग टाइप चीज हो कि फलाने फार्मर ने हमें पैसे दे दिए थे, इसकी अच्छी है स्टैंडिंग, इसको हम दे देंगे, इसको हमने नहीं देने। तो वो सारी एक इस तरह की चीज है बेसिकली कि वो द स्टेट बैंक हैज टू इंटरवीन। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टेट बैंक नीड्स टू इंटरवीन और वो इनकरेज करें बैंक्स को, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को, कि वो पैसे लेंड करें फार्मर्स को ताकि वो अपनी एक दफा सस्टेनेबल बना लें एग्रीकल्चर, बिकॉज दिस वे द फार्मर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द मिडिल मैन, क्योंकि वो बाउंड होते हैं कि हमने इन्हीं को देना है।
तो उनके पास पैसे अगर नहीं होंगे, मतलब मैंने आपको पहले भी बात की, कोई क्रेडिट स्कोरिंग टाइप कोई इस तरह की चीज लिए हैं। इनफैक्ट आई वाज पर्सनली वर्किंग ऑन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हमने एग्री मार्ट के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई थी और उसमें हमने स्टेट बैंक को भी ऑन बोर्ड किया था। दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, इफ इट पैन्स आउट तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नहीं, क्रेडिट स्कोर का तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्वियसली इनफॉर्मल क्रेडिट, एक तो आप एज अ फार्मर टाइड अप हो जाते हैं, जैसे आपने समझाया, उसके अंदर फिर दूसरा आ जाता है कि रेट्स हाई होती हैं, स्टेट बैंक सब्सिडाइज भी कर सकता है। स्टेट बैंक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त काफ़ी लगा हुआ है कि किसी तरह क्रेडिट एक्सेस बढ़ाया जाए। तो मैं तो पर्सनली समझता हूँ रियल एस्टेट से ज़्यादा एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, क्योंकि 40% आपके मुल्क की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से उसका ताल्लुक है। तो देखें आप उसको अगर ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। एग्रीकल्चर आपका 40, जी, तो ये ठीक है आपकी बात। 40% देखिए आपकी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है। अराउंड 20-25% आपका जीडीपी का पार्ट है सिर्फ, वो भी दैट यूज्ड टू बी मोर, अब वो कम हो गया रिसेंट टाइम्स में जीडीपी की आपकी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की। लेकिन 40% ऑफ योर वर्कफोर्स इज अ ह्यूज नंबर। आप उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? अभी रिसेंट टाइम्स में आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ये जो फर्टिलाइजर यूरिया पे, वो सब्सिडी इस तरह देती है कि वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सब्सिडी देती है गैस के टैरिफ में। वो उनको सस्ती गैस मिलती है, वो उसकी यूरिया बनाते हैं, वो फार्मर्स को देते हैं। अब आप ये देख लें, अभी मैं थोड़ी देर पहले आर्टिकल पढ़ रहा था, एंग्रो ने बेसिकली स्लैश किए प्राइसेस यूरिया की अराउंड 200 समथिंग रुपीज से। तो वो लोग बड़ी वाह वाह कर रहे हैं कि उन्होंने कर दी हैं। तो वो इन इन द फर्स्ट प्लेस ये सब्सिडीज थी कि पास ऑन हुए फार्मर को। आप गैस सस्ती ले लेते हो, आप मैन्युफैक्चर करके जो फार्मर तक पहुंचती है, तो वो उसमें सब्सिडी हमें नहीं नजर आती। वो सारी जो टैग, वो जो आपको सब्सिडी है, वो उसको यूटिलाइज वो कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो अगर वो एंड में कंज्यूमर तक पहुंचे ना, तो उस सब्सिडी का फायदा पॉइंट ही कोई नहीं रह जाता। तो ये बात है कि ये चीजें इंश्योर करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं, क्या वो एक्चुअली फार्मर तक पहुंच भी रही है, क्या उसको फायदा भी हो रहा है उसका या नहीं हो रहा। तो ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नहीं, ये तो मेरी दुखती रग पे आपने उंगली रख दी है कि रेंट सीकिंग सेक्टर्स पाकिस्तान में किस तरह सब्सिडीज और बाकी बेनिफिट से मजे उठाते हैं। तो उस पर लंबी डिस्कशन हो जाएगी। आपने बात की सब्सिडी प्रोग्राम की। ऑब्वियसली क्रेडिट सब्सिडी इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सेस टू क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था कि एज अ प्रैक्टिशनर और क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ पॉलिसी परस्पेक्टिव, एनी इंटरेस्टिंग आइडिया जो हुकूमत को अटेंशन पे करनी चाहिए, जिससे जो ज़राअत का शोबा है वो एक बार फिर जो है आगे बढ़ सके, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। और अगर ये रेस्क्यू नहीं हुआ, मेरे नज़दीक एटलीस्ट, तो ये जो महंगाई का तूफान है ये तो बढ़ता चला जाएगा। तो आपकी और क्या एडवाइस है पॉलिसी मेकर्स के लिए? इसमें जी दो तीन चीजें हैं। एक तो हमें इंस्टीट्यूशन बढ़ानी चाहिए। आपकी एक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, वो भी कचरा निकाल रही है। मतलब आप उसमें मेरे पास, बिकॉज आई हैव एम्प्लॉयड, मतलब वो इस तरह तो नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि आप मेरे पास जो पहले फार्म मैनेजर था वो इधर यूएस से पढ़ के गया, फिर वो बाहर उधर जर्मनी से ग्रेजुएट किया ऑर्गेनिक्स में, फिर वो आया तो काफी उसका मुझे फायदा हुआ। लेकिन पॉइंट बीइंग कि इधर से यूएएफ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो आप मतलब वो काफी ज्यादा फर्क है इधर के ग्रेजुएट्स और बाहर के ग्रेजुएट्स से। सो इनको एक तो वो इंस्टीट्यूशन थोड़ी बेहतर करनी पड़ेंगी। फिर जहाँ पॉलिसी की बात आ गई, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो ये सब्सिडीज हैं ये एंड में फार्मर तक पहुंच रही हैं, फार्मर को उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर सपोर्ट प्राइसेस की जिस तरह वो बात हम कर नहीं सके। बेसिकली मैं अब थोड़ी सी बात करता हूँ शुगर केन की। मैं शुगर केन ग्रोअर भी हूँ। मुझे अफसोस होता है कि मैं ग्रोअर हूँ शुगर केन का, लेकिन मैं हूँ क्योंकि मुझे पैसे उसमें नजर आते हैं ना, एक बीइंग अ फार्मर। तो शुगर केन का ये मसला है कि इतनी एक वाटर इंटेंसिव ये क्रॉप है, और इसकी सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने रखी हुई है 180 या जितनी भी सपोर्ट प्राइस इस दफा थी, कि ये सपोर्ट प्राइस है इसकी, आपने इसके ऊपर खरीदना है। उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी कराते हैं, विच इज अ गुड थिंग ऑब्वियसली फॉर द फार्मर। तो लेकिन कॉटन जैसी चीजों पे ध्यान नहीं देते जिसकी सपोर्ट प्राइस पता नहीं क्या है क्या नहीं है। आप राइस को नहीं देखते। आप राइस में आप फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी बात है कि बासमती का जो नाम है
वो इंडिया हमारे से ले चुका है। बेसिकली वी कैन नॉट एक्सपोर्ट आवर राइस विद अ बासमती नेम, क्योंकि वो इंडिया उसका हमारे केस अभी यूरोप में चल रहा है। हाँ हाँ, तो वो आप ये देखिए, इस तरह की चीजों पे काम करें, कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इसको बनाएं कि आप ये इसको प्रोसेस करें अपनी चीजों को और बाहर भेजें। बाहर बहुत मार्केट है हमारे फ्रूट्स की, इतनी अच्छे हमारे फ्रूट्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग के लिए आप काम करें। ये सारी चीजें, आई मीन इफ दे डू दिस, तो ये तभी सस्टेनेबल बन सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं नजर आता। अच्छा, एक और चीज है, फॉर एग्जांपल ये मुझे इसका काफी इफेक्ट हुआ है, इसलिए आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। कहते हैं कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लें एग्रीकल्चर मशीनरी, लेकिन उसमें एक प्रोविजन है, आई डोंट नो कितनी वो, अब मुझे तो वो बुरी लगती है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप ब्रांड न्यू मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ब्रांड न्यू मशीनरी आप इंपोर्ट करने का मतलब है, आपको पता है रुपये किस तरह डिप्रिशिएट हुआ है। अब एक मशीनरी हमने लेनी है, वो फॉर एग्जांपल मुझे अब वो मेज का हार्वेस्टर चाहिए था, तो वो मैं देख रहा था कि मैं नई मशीन लेता हूँ तो दैट कॉस्ट मी अराउंड 30-35 मिलियन रुपीज। तो वही चीज मार्केट में अगर वो बेशक ड्यूटी फ्री है, लेकिन वो रुपये की वैल्यू नहीं ना रही। मुझे अगर फिर मैं यूज्ड बाहर से मंगवाने दें, तो दैट वुड बी, आई मीन ब्रांड न्यू चीज आपको मिल जाती है अराउंड 10 मिलियन की, तो काफी 3 टाइम्स उसका देखे ना फर्क है। ये एक और चीज है जो कि द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट इट, कि ये चीजें हैं। अगर आप मशीनरी नहीं लेके आओगे इधर प्रॉपर, अगर आप मैकेनाइज्ड ये फार्मिंग की तरफ नहीं जाओगे, टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, तो आपकी यील्ड तो वही की वही रहेंगी। यील्ड तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते और किसी तरीके से। तो ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को कंसिडर करनी पड़ेंगी टू मेक दिस एक्चुअली सस्टेनेबल। नहीं, मशीनरी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लोग अगेन काफ़ी दफ़ा अटक जाते हैं इस बात पे, करंट अकाउंट सरप्लस में या डेफिसिट में। वो देखते नहीं है कि किस वजह से डेफिसिट में, अगर डेफिसिट में जा रहा है और आप एग्रीकल्चर मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जैसे फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है, तो मुल्क के लिए अच्छी बात है वो डेफिसिट, क्योंकि उससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर वो डेफिसिट किसी प्रोडक्शन और चीज़ की बढ़ेगी, वजह से बढ़ रहा है एग्जैक्टली। तो ज़रूर वो अच्छी बात नहीं है, तो उसमें ऑब्वियसली नुआंस की ज़रूरत लोग लूज कर देते हैं। लेकिन एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि न्यू वर्सेस यूज्ड, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज नहीं मंगवाई जाए, पुरानी चीज से भी काफी फायदा हो सकता है। आखिरी जो कॉटन की आपने बात की, उसके अंदर ऑब्वियसली वो भी एक पॉइंट है, इस पर मैं अगली पॉडकास्ट में कवर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट पढ़ा था कि इस साल प्रोबेबिलिटी ये है कि पाकिस्तान अपनी कॉटन प्रोडक्शन से ज्यादा कॉटन इंपोर्ट करेगा। और ये एक बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। तो एक मुल्क जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, वो कॉटन ज़राअत का मुल्क भी है, उगती भी हैं चीज़ें यहाँ, तो वो कैसे हो सकता है कि कॉटन उसके पास इतना पूरा नहीं हो। बहुत बट अगेन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। काफी काफी अनफॉर्चुनेट है। तो बट अगेन आई थिंक आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये शोबा आगे बढ़े, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब एंड वर्क यू आर डूइंग। तो उम्मीद है, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द सक्सेस, और आगे जैसे बढ़ते रहें, वी विल हैव यू ऑन अगेन टू टॉक अबाउट कि क्या बदला, क्या बेहतर हुआ, क्या नहीं बेहतर हुआ, क्योंकि आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है माइक्रो लेवल पर जो हमें बात करनी चाहिए। तो अगेन, thank you so much for taking out the time. You're most welcome.